ओके चलो बेटा वापस आ जाओ। हाँ शांत हो जाए वापस आ जाओ। तो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे क्या? लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना? बट उसके ऊपर हमने कोई भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस नहीं किया था, है ना? तो एक बार रिकॉल कर दूं, फिर हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, है ना? बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि व्हेन आर नॉन वोलेटाइल, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना? पहले एक बार रिकॉल करते हैं, फिर उस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना? तो लास्ट टॉपिक था क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और उसमें हम लोगों ने ये देखा कि वेन एवर अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सोल्यूट डिसॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट और प्योर सॉल्वेंट, then the vapor pressure of pure solvent is decreases. तो विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन हमने क्या पढ़ा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। रीजन ये होता है क्योंकि इवेपोरेशन आपका एक सरफेस फिनोमेना है, और जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो सरफेस पर वोलेटाइल पार्टिकल्स क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। अगर सरफेस पर वोलेटाइल पार्टिकल्स डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली सरफेस फिनोमेना, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज हमने लास्ट डिस्कस किया था। अब इस वेपर प्रेशर को डिक्रीज होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है, उसके पीछे रीजन हमने ये डिस्कस किया था कि बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। तो वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर तक ले जाना है, इसलिए हमें सॉल्यूशन को क्या करता है? ज्यादा देर तक हीट करना पड़ता है, और इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हायर बॉइलिंग पॉइंट पर वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अचीव करता है। और ये डिपेंड किस पर करेगा? तो कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमने उस प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है। तो बेसिकली क्या है कि अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट चेंज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मतलब चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू द प्योर सॉल्वेंट, है ना? और ये डिपेंड करता है किस पर? तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। किस पर डिपेंड करता है? मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन पर। तो जो टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट टॉपिक, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सो दैट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? केबी इनटू एम। जहां पर केबी क्या है आपका? तो केबी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना? ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहां तक तो कोई डाउट नहीं था ना? ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और एम जो है वो है मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एम क्या है? मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? और इस m को हमने डिफाइन किया था कि m इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सो gmm इनटू गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट wb। ये फार्मूला होता है मोलारिटी का। और इन दोनों को मर्ज कर दें तो डेल्टा tb इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? kb इनटू वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये डेल्टा tb होता है। और डेल्टा टीबी एग्जैक्टली क्या होता है? तो डेल्टा टीबी एग्जैक्टली होता है बेटा क्या? डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है टी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना? तो अगर आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, यानी ये चाहिए, तो आप इसको इधर भेजेंगे, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या आ जाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्लस टी नॉट बी। यानी इसको लिख सकते हैं क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और इसको इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्लस क्या लिख सकते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। यहां तक कोई डाउट नहीं है? नहीं है ना? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, इसके बेसिस पर ही न्यूमेरिकल्स आपको डिस्कस करना है। इस फॉर्मूला के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या है? आपके पास सोल्यूट कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल, ठीक है ना? नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, हाँ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और सॉलिड सोल्यूट होना चाहिए। ये 3 प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, ठीक है ना? तभी ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, दोनों फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो नाइदर डिसोसिएटेड होते हैं नॉन एसोसिएटेड होते हैं। तो आगे हम लोग एक टर्म डिस्कस करेंगे, उसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर I इक्वल टू 1, क्योंकि बिफोर डिसोसिएशन भी पार्टिकल 1 था और डिसोसिएट हो नहीं रहा, तो आफ्टर डिसोल्यूशन भी पार्टिकल 1। तो आगे डिस्कस करेंगे ये वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है। एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अभी हमें ये समझना है, इसलिए इस फॉर्मूला में I का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आया तक? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं था ना? ओके, तो एक बार क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास देख लेते हैं इससे रिलेटेड।
कोई न्यूमेरिकल्स बनाया था कि नहीं हम लोगों ने इसमें? नहीं ना? चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखिए। इसको नहीं लिखना सर। लिखा हुआ है ना? ये लिखा हुआ आपके पास, ठीक है। आप आए थे ना उस दिन? ठीक है ना? क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, मिटा देना इसको। हाँ ठीक है, सब तो आए थे ना? ठीक है चलो ओके, अब क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। इस पर क्या क्वेश्चन था? न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं किया था हमने, इस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ तो देखो बेटा, आपके पास टॉपिक तो क्या क्वेश्चन है, देखो क्या है कह रहा है, क्या है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज dissolved in 1 kilogram of water, 1 kilogram of water, ठीक है ना? 1 kilogram of water in a saucepan, ठीक है ना? अब क्या करें, at what temperature है ना? will water boil, ठीक है, at 1.013 bar pressure while K। क्यों परेशान हो रही हो? तो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। चलो ओके। हाँ तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, क्या है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट दिस प्रेशर, जबकि केवी गिवन है कितना 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। सीधा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें अननोन या अनहिडन नहीं है, है ना? मतलब कोई भी चीज हिडन नहीं है। तो दैट मींस देखो सीधा सीधा 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, दैट मींस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा 18 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम वाटर में डिसॉल्व है, ठीक है ना? केबी गिवन है कितना, केबी इसका टू 0.52 केल्विन। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, T नॉट बी इसका टू 373, हाँ 373.15 केल्विन, ठीक है ना? ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपको पहले क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा टीबी। सो डेल्टा टीबी इसका टू क्या होता है, केबी इंटू मोलारिटी। सो डेल्टा टीबी इसका टू केबी, केबी का वैल्यू कितना है, चलो एक चीज और लिखता हूँ, मोलारिटी को क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि अब वेट आपका किसमें गिवन है, किलोग्राम में गिवन है, तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है? सो दैट देखिए केबी का वैल्यू कितना है 0.52 इनटू वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 18 बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज का मोलर मास 180 होगा, देख लेना C6H12O6, है ना? तो 1272 प्लस 12 प्लस कितना होता है 16 ना, 16 6 96, हाँ तो 180 ग्राम पर मोल, तो 180 हो गया इंटू 1/1, ठीक है? 18 ना है 180, इसका तो कितना था 0.052 केल्विन, इतना टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा। हाँ आपको चाहिए क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। सो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था ना, टीबी इसका तो क्या था डेल्टा टीबी प्लस T नॉट बी, सो दैट TB is equal to मतलब boiling point of solution is equal to elevation in boiling point 0.052 plus 373.15, ठीक है ना? जीरो लिख देता हूँ, देखो 2 0 5 5 10 के सुनार में 1 1 1 2 373.202 केल्विन। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो नोट करो इसको बेटा। क्वेश्चन लिख लिया तो दूसरा क्वेश्चन लिखना तब तक बेटा, क्वेश्चन बेटा, हाँ क्वेश्चन लिख लिया।
उसका काम है, वो बड़ी उसका सीक्रेट से काम काम है। तब मैं कान तो दर्द करता होगा। अब ईयरफोन दिन भर लगा के रखो तो अभी इसका बात करिए, कहीं कहीं कोई वो वाला काम करता है लकड़ी वाला, उसको दिन भर चलते रहता है, उसका कान नहीं पड़ता सब एक ही फोकस है, पैसा। हाँ एक्सपीरियंस किए। फिर भी लगाए रखती हूँ ऐसे ही बोलोगे। मुझे पसंद नहीं है, मेरे कान में तो ब्रश होने लग जाता है ज़्यादातर। ये सब का पैसा तो ये सब का मुझे पैसा पसंद नहीं ये सब का तो फैमिली वही बात है। हो गया, चलो बेटा ना देखो बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, कहता है क्या है ना। अगला क्वेश्चन है क्या कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट, बेटा शांत रहो थोड़ा सा। हाँ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज कितना 353.23 केल्विन। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है ना, आपको पता क्या कि व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल ठीक है ना, solute was dissolved in कितना बेटा रहे, in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है ना, in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। the boiling point is raised ठीक है ना, the boiling point is raised to 354.11 Kelvin है ना। calculate the molar mass of the solute, calculate the molar mass of solute। solute का molar mass calculate करना, जबकि given है क्या बेटा, Kb for benzene is 2.53 Kelvin किलोग्राम पर मोल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देखना चाहिए, ठीक है ना। बेटा ना इसको आप देखो बेटा, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं एक बार और उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। यानी इस पर आपको मोलर मास चाहिए, इस पर क्या चाहिए आपको, मोलर मास चाहिए। तो देखो क्या गिवन है, आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन गिवन है, तो बेंजीन यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है आपका, बेंजीन क्या आपका प्योर सॉल्वेंट है। तो T नॉट B इज इक्वल टू कितना 353.23 केल्विन, ये ना आपका ना। अब देखो क्या करा, जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है आपके पास वो है 1.80 ग्राम, यानी वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू कितना 1.80 ग्राम। was dissolved in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट WB is equal to 90 ग्राम, ठीक है ना, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TB is equal to 354.11 केल्विन। जबकि आपके पास क्या है, Kb फॉर बेंजीन गिवन है, so this Kb is equal to 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल, है ना। तो आपको क्या करना है बेटा, पहला चीज डेल्टा टीबी निकालना, ठीक है। सो डेल्टा टीबी मतलब इट इज टर्म्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, TB माइनस T नॉट B। सो दिस डेल्टा TB इज इक्वल टू, देखो बॉइलिंग पॉइंट इन सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 354.11 माइनस करना है T नॉट B कितना 353.23। अब देखो 11 में से 3 गया कितना 8, 10 में से 2 गया कितना 8, ठीक है ना, 0.88 केल्विन, ठीक है ना। इतना केल्विन से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इतना केल्विन से ये इंक्रीज होगा। अब आपको चाहिए क्या फॉर्मूला, देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केबी इनटू वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमको क्या चाहिए इस बार, मोलर मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, ये अननोन है, ये गिवन नहीं है। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा टीबी इधर भेज दीजिए, देन क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू
kb into weight of solute into 1000 by elevation in boiling point into weight of solvent, ये है ना सारा वैल्यू गिवन है, रख दीजिए। kb का वैल्यू कितना है 2.53, weight of solute कितना है 1.80 into 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा डी कितना आ गया 0.88 into wb कितना है 90, ठीक है ना। अब देखिए तो बेटा यहाँ से ये डेसिमल यहाँ पर 2 0 9 दूनी 18, ये डेसिमल कट गया, ये 2 0 कट गया, बचा क्या 253 गुना 2 गुना 10 बटा 88, 44 दूनी 88, ठीक है ना। देखिए फिर 2 से काट दीजिए इसको भी, 22 दूनी 44, 11 से हाँ 2 ही कट 22 दूनी 44, 2 5 10, अब 22 आ गया तो कितना आ जाएगा 22 एकदम 22 3 आएगा ना, 3 आएगा ना हाँ 33, मतलब ऐसा कुछ बचता है ना 11 से कट करो ना, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 33, 11 दिया 33, ठीक है ना। तो 23 बचे कितना होता है हाँ 115 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2 5 10 है ना, 2 7 14, 2 5 57.5, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ना। चॉपर का लिस्ट नहीं जारी किया है तब तक हो गया सर, हम मैथ क्लास गए थे हाँ तो बोल रहे थे हो गया। वेरिफिकेशन हो गया। चलो हाँ नोट करो, जल्दी नोट करो। चलो आ जाओ वापस। ईसीजी मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है ना, मतलब हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज करके, ठीक है ना, उस सिग्नल के इम्पल्स को क्या करते हैं ग्राफ के रूप में उतारते हैं। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। ओके तो देखो बेटा अगला टॉपिक है आपका क्या है, अगला टॉपिक है आपका हाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। चल बेटा आ जा, हाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। अगला टॉपिक है क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा वापस आ जा वापस आ जा वापस आ जा वापस आ जा, हाँ पहले देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है। तो आपके पास यहाँ पर है क्या, जैसे देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये चीज समझते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, ये चीज समझते हैं हम लोग। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी बेसिकली वेपर प्रेशर के टर्म्स में ही डिफाइन किया जाता है। आपने देखा भी होगा कि अगर मान लो ना कि पानी है, वाटर है, उस वाटर को अगर आप फ्रीजर में रख देते हैं तो क्या लगता है आपको, पूरा का पूरा पानी एक साथ सॉल्वेंट में, ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है नहीं ना, वो धीरे धीरे है ना। उस कंडीशन वो तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है क्योंकि उसके अंदर एयर मतलब कैविटी बना करके, उसको आपने पढ़ा भी होगा सॉलिड स्टेट के पहला चैप्टर में, उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट्स। क्या बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट्स। एयर ट्रैप हो जाता है उसके अंदर, तो एयर क्या करता है उसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है ना। हम दूसरा बात कहते हैं कि जब हम सॉल्वेंट को फ्रीजर में रखते हैं ना तो डायरेक्ट वो पूरा का पूरा लिक्विड जो है ना वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता, धीरे धीरे, मतलब पार्शियल सॉलिड पार्शियल लिक्विड स्टेट होता है। तो 2 फेज होते हैं, आधा लिक्विड होता है और आधा क्या होता है सॉलिड होता है। अब अगर आप बेटा उस सिचुएशन में आप उसको बाहर निकालते हैं तो आइस भी इवेपोरेट होता है, जिसको सब्लिमेशन का प्रोसेस करते हैं। आइस सीधा क्या होता है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, और कुछ मेल्ट भी होता है, समझ गए ना। और वो वाटर भी इवेपोरेट होता है, जो किस फॉर्म में होता है लिक्विड के फॉर्म में। उस सिचुएशन में उसके लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा या उसके सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होता है वो दोनों सेम होता है। तो जितने टेम्परेचर पर उसके लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और उसके सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर सेम होता है, उसी पार्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या आ गया, द टेम्परेचर, ठीक है ना, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर exerted by
द वेपर प्रेशर exerted by liquid state and solid state, liquid state and solid state of pure solvent or solution is same, है ना, pure solvent or solution is same, is known as freezing point, is known as freezing point, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि जो टेम्परेचर है जिसके ऊपर क्या होता है सॉलिड स्टेट, उसके द्वारा अटेन सॉलिड स्टेट, और उसी के द्वारा अटेन जो आपको क्या होता है लिक्विड स्टेट होता है, दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम हो। अब समझिएगा थोड़ा सा इसको ग्राफ पर, तब आपको आके समझ में आएगा कि डिप्रेशन का मतलब क्या होगा, कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घट जाता है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो चीज समझिएगा। यानी हमने बोला क्या, ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने कि अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो बेसिकली हमारे पास जो ग्राफ होगा वो किसके टर्म में होगा, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ होगा। तो हम यहाँ पर ग्राफ को थोड़ा समझ लेते हैं। यानी यहाँ पर है थोड़ा सा ग्राफ है, उसको समझ लेते हैं। ये हो गया आपका वेपर प्रेशर, ये हो गया वेपर प्रेशर, ठीक है ना, और ये हो गया क्या आपका टेम्परेचर, ये क्या हो गया टेम्परेचर, है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का वो मैक्सिमम होता है, प्योर सॉल्वेंट का क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो मैंने बोला क्या, ये कोई वेपर प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, इसको मैं लिख देता हूँ क्या, पी नॉट लिखता हूँ। सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन किस फॉर्म में, इन लिक्विड फॉर्म। ये किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था, ये वेपर प्रेशर है ना। और उसकी सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर कुछ देख लेते हैं, ऐसा कुछ है, मान लो उसके वेपर प्रेशर, सॉलिड का वेपर प्रेशर शार्प होगा कुछ ऐसा मान लेते हैं। ये है क्या आपका थोड़ा सा और, ये कुछ इस तरीके का है, ये है आपका क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, मतलब इसका सब्लिमेशन हुआ होगा, क्या हुआ होगा, सब्लिमेशन होगा। तो सब्लिमेशन से ये वेपर प्रेशर बना और ये हीट करने से वेपर प्रेशर बना। अब हमने बोला क्या, फ्रीजिंग पॉइंट हम किसको डिफाइन कर रखे हैं, उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पॉइंट का, जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर पॉइंट पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फॉर्म और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फॉर्म दोनों क्या है, सेम रहे। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, इसको पीछे डिक्रीज रिट्रेस करते, यानी यहां पर ये पॉइंट कट हुआ, ये वाला एक ऐसा कॉमन पॉइंट है, जस्ट कॉमन पॉइंट पर हम क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि ये तो इधर भी आ जाएगा ना, तो एक ही ऐसा पार्टिकल पॉइंट है ना जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट क्या है, सेम है। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट को अगर टेम्परेचर ग्राफ पर देखा जाए तो ये पार्टिकुलर जो पॉइंट है वो क्या है, T0F, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कोई डाउट तो नहीं है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या है, प्योर सॉल्वेंट। अब एक चीज देखिए, अगर यही वेपर प्रेशर हम सॉल्यूशन के फॉर्म में देखते तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P0 से ज्यादा होगा या P0 से कम होगा, P0 से कम होगा। यानी अगर ये P0 से कम होगा तो कुछ यहाँ पर होगा वेपर प्रेशर, ये क्या है आपका PS है, इसको बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा अब इसको और पीछे करते हैं रिट्रेस, ठीक है, इसको पीछे रिट्रेस करते हैं, इसको पीछे रिट्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या देख पा रहे हैं, अगर इसको पीछे रिट्रेस किया तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पर ये कट हो रहा है, कौन सा, किसका वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फेज, ये दोनों इस पार्टिकुलर पॉइंट पर मिल रहा है। इस पार्टिकुलर पॉइंट को टेम्परेचर ग्राफ पर देखते हैं तो ये क्या आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा, यानी ये वाला टेम्परेचर ज्यादा है और ये वाला टेम्परेचर कम है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेस्ड हो गया और कम गया। तो यहाँ से डेल्टा TF जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यानी डेल्टा TF इसका तो कौन ज्यादा है बेटा, T0F माइनस TF। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। यानी स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कोई डाउट तो नहीं है ना। ये था बेटा क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर है ना। नोट करो इसको, हाँ नोट करो बेटा इसको।
ओके हाँ, अब देखो बेटा यहाँ पे समझते हैं, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि व्हेन, है ना, व्हेन नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सोल्यूट, है ना, सॉलिड सोल्यूट इज डिसॉल्व इन प्योर सॉल्वेंट, है ना, इज डिसॉल्व इन प्योर सॉल्वेंट, then the vapor pressure of solution is decreases, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीजेस ड्यू टू दिस latent heat of freezing, है ना, ड्यू टू दिस latent heat of freezing is decreases, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है बेटा, तो latent heat of freezing डिक्रीज हो जाता है, तो अगर latent heat of freezing डिक्रीज हो जाएगा तो उसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। हेंस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेक्स प्लेस, ठीक है, हेंस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीजेस, ठीक है ना। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। सो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम रॉल्स लॉ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट of solution, H, है ना, H directly proportional to the molality of solution, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट ना। तो डेल्टा टी एफ इक्वल तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, और अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन का। हेंस डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम, जहां पर के एफ क्या है, वेयर के एफ इक्वल टू मोलर डिप्रेशन, है ना, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। और इसी का दूसरा नाम है बेटा क्या, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना। सो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम है, और एम क्या है यहाँ पर, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो क्या, इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू कितना, 1000 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये फॉर्मूला कब लागू होगा, जब सॉल्वेंट का वेट किस में होगा, ग्राम में गिवन होगा, क्लियर है ना, नोट कर लीजिए इसको। चलो हाँ, तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा, टॉपिक देख लेते हैं नेक्स्ट, है ना, मतलब क्या न्यूमेरिकल्स है, देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, ही क्या है, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है ना, इट्स मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना, 600 ग्राम ऑफ वाटर। आपको पता क्या, कैलकुलेट, है ना, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है ना। पहला कार्य क्या है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन, एंड बी क्या कर रहा है, देखो बी
द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पहले डेल्टा टी एफ निकालना है और फिर टी एफ निकालना है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जबकि के एफ गिवन है कितना, के एफ कितना गिवन है बेटा, के एफ फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको पता करना है क्या, पहले डेल्टा टी एफ पता करना है और फिर टी एफ पता करना है। तो फिर से आते हैं वापस, क्या करें, देखो 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट 45 ग्राम, ठीक है। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल गिवन है बेटा, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल सॉल्यूट है, उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए आपको। इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका मतलब CH2OH और OH, इसका नोमेनक्लेचर आईपीएसी क्या होगा, इथेन 1,2 डायोल, क्या होगा, इथेन 1,2 डायोल, ठीक है ना, है ना। इथेन 1 2 कार्बन है ना, पहला पर ऑल, दूसरा पे ऑल, इथेन 1,2 डायोल। हाँ दिया हुआ रह भी सकता, नहीं भी रह सकता, इथेन 1,2 डायोल। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, सो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, देखो 2 कार्बन है ना, तो 12 दूनी 24, 4 हाइड्रोजन है, तो 24 और 4 28, 2 30 और 16 दूनी 32, 62 ग्राम, कितना ग्राम, 62 ग्राम, ठीक है। 62 ग्राम पर मोल क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है बेटा कितना, 600 ग्राम, देखो WB क्या है, 600 ग्राम, ठीक है ना। एंड ठीक है, ओके, KF गिवन है ये आपके पास, फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा सा, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सो डेल्टा TF इक्वल टू KF कितना 1.86 गुना वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 45 ग्राम इंटू 1000 मास ऑफ सॉल्यूट 62 ग्राम इंटू WB वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, देखो बेटा 600, ठीक है ना, ये ना, ठीक है। देखो 2 से 2 0 कट गया, 3 15 तिया 45, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 आ गया, ठीक है। 2 ये भी डेसिमल हटा दो, 1 0 और कट गया यहाँ पे, 2 से इसको काट दो, 2 9 18, 2 3 6, ठीक है ना, और कुछ कटेगा। सो डेल्टा TF इसको कितना आ गया 93 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 620, 62 गुना 10 620, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो तो 93 इंटू 15, हाँ 93 इंटू 15, 5 से 5 5 45 46 3 9 5 कितना 6 3 9 9 4 13, ठीक है। तो 1395 डिवाइडेड बाई 620, 2.2 समथिंग आए, 2.25 क्योंकि 620 का 2 गुना ही तो है ये, ठीक है। 2.25 क्लियर ना, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना। सो ये आ गया क्या डेल्टा TF। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, अच्छा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो केल्विन स्केल पर क्या आएगा, सो T0F इज इक्वल टू कितना 0 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन पर 273.15 केल्विन, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, तो फॉर्मूला देखो क्या था, डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस TF था, आपको ये चाहिए, इसको इधर भेजिए, डेल्टा TF इधर भेजिए, देन क्या आ जाएगा TF इक्वल टू T0F माइनस डेल्टा TF, ठीक है ना। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 273.15 माइनस 2.25, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2.25, 10 5 में 5 गया 0, 11 में 2 गया 9, 2 में 2 गया 0, 270.90, 270.90 केल्विन, ठीक है। क्लियर ना, तो एक आंसर आ गया, ये डेल्टा TF कितना आ गया, ए का डेल्टा TF कितना आ गया 2.25, और ये हो गया बी का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 270.90 केल्विन। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो एक और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, बस एक और बेटा, आधा घंटा भी नहीं हुआ, देखें यहाँ पे 27.39 सेकेंड हुआ है, एक क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन मिटाए तब तक, क्वेश्चन मिटाए तब तक। पता नहीं, नानी भी फोन करी, बोली मम्मी फोन नहीं उठा रही, इधर उधर होगी। मम्मी का तबीयत खराब है, फोन नहीं उठा रही किसी को, पता
हो गया ना? क्वेश्चन बेटा क्या? क्वेश्चन भी नहीं लिखा क्या? हाँ। चलिए तो देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो कह रहा क्या 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है ना, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिसॉल्व इन, ठीक है ना, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है ना, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, lower the freezing point, lower the freezing point, lower the freezing point, lower the freezing point by 0.40 Kelvin, 0.40 Kelvin. हाँ शांत हो जा. The freezing point depression constant, the freezing point depression constant, that means delta K, Kf is equal to कितना है? Kf is equal to 5.12 Kelvin kilogram per mole. Then find the molar mass of the solute, right ना? क्या find out करना बेटा? Molar mass of solute. Find molar mass of solute, ठीक है ना? ये क्वेश्चन बेटा है, सॉल्यूशन बेटा ये. हाँ हो गया ना बेटा इसको, ठीक है. तो देखो क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है? 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, है ना सुरंजन? चलो तुम्हें फेमस कर देता हूं मैं. बता इसमें सोल्यूट का मास कितना है? बेंजीन है सोल्यूट, तभी तो मैंने बोला तुम्हें फेमस करना है मुझे, है ना? बेंजीन है सोल्यूट. तुम हर दिन लगता है सिर्फ क्लास में फिजिकली प्रेजेंट रहता है, मेंटली कहीं और ही रहता है. 1 ग्राम. सो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? W is equal to 1 ग्राम. चलो ठीक है. वेट ऑफ सॉल्वेंट WB. अब कंफ्यूजन क्या है? 50 ग्राम. बचा हुआ बेंजीन सॉल्वेंट है, ठीक है ना? ओके नाउ ये क्या गिवन है? फ्रीजिंग पॉइंट कैसा? फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन? Depression. So benzene lower the freezing point by this. So delta TF is equal to 0.40 Kelvin. ठीक है. अब KF कितना है? KF is equal to 5.12 Kelvin kilogram per mole. है ना? तो फॉर्मूला क्या था देखो? डेल्टा TF is equal to बेटा डेल्टा TF is equal to KF into weight of solute into 1000 by molar mass of solute into weight of solvent. हमको molar mass of solute चाहिए ना? एम इधर लाएंगे, डेल्टा TF इधर आएगा, तो एम को यहाँ पर भेजिए. सो एम इज इक्वल टू KF इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट. बता ना KF कितना? 5.12. वेट ऑफ सोल्यूट कितना? 1 ग्राम बाई 1000. डेल्टा TF कितना? 0.40 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? 50. ये है ना? 2 0 इधर हो गया. 50 दूनी 100, ठीक है. 0 2 दूनी 4, 50 कितना आ गया? ऐसे इसको 100 ही रहने देते हैं, ठीक है ना? इस 2 से इसको डिवाइड कर दें, 2 से इसको डिवाइड करें. 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12, तो 256 ग्राम पर मोल, ठीक है. क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? समझ में आ गया ना? चलो ठीक है फिर सी यू. अभी सर से मिल लो, फिर हमसे मिला. क्या चाहिए बेटा? कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना. चुनिए अरिहंतम अकेडमी को और करें अपने क्लास 11th 12th नीट का सपना साकार. डाउनलोड द ऐप नाउ.